गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रितु चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे और अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है, जगह जगह पर नाइट कर्फ्यू लग गए हैं। ठीक है, तो जगह जगह स्कूलों में बच्चे पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो अपना और अपने परिवार वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जब भी घर से बाहर निकले तो बिल्कुल सेफ होके निकले। मास्क, सैनिटाइजर, जो भी सेफ होने की चीज़ें हैं वो सभी लेके जाए। जब भी घर में प्रवेश करे तो पहले सारी चीज़ों को बाहर रख दे, एक तरफ रख दे। जो आप बैग वगैरह जो भी सामान लेके जाते हैं, सब्जी वगैरह जो भी लाते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको सेफ्टी बरतनी है। ऐसा ना हो पिछली बार जो 2020 में शुरुआत हुई थी इस कोरोना की, और जो आफत आई थी, जो लोग दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहे थे। बहुत से परिवार ऐसे थे जिनका सब कुछ चौपट हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, और उन्होंने लास्ट में आके सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए अपने आप को बचा कर रखिए। बिल्कुल नियमों का पालन करते रहिए, बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिए। ठीक है, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जैसे हम डेली करते हैं। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोड क्या है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। मैं इसे बार बार इसलिए बोलती हूँ कि अगर आप निराश हो भी जाते हैं, कुछ कमी रह जाती है, आपने कुछ शुरू किया है, आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो ये ढूंढो कि कमी क्या है, ऐसी कहाँ पर कमी रह गई जो हमें असफलता मिली। यानी असफलता का मतलब है कि सफलता का प्रयास मन से नहीं किया गया। बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तभी तो जाकर हम बार बार असफल हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ उस कमी को ढूंढो, उस कमी को ढूंढो कि कमी क्या है, और प्रयास करते रहो, और एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? हमारा चला हुआ है श्वसन तंत्र। कौन सा चला हुआ है? श्वसन तंत्र, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, और इसमें भी क्या चला हुआ है? हमारे श्वसन पथ चले हुए हैं, यानी श्वसन मार्ग चले हुए हैं। श्वसन पथ, इसे क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। इसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था इसमें जो श्वसन पथ है, जो श्वास की प्रक्रिया है, वो कहाँ से शुरू होती है? नाक से शुरू होती है, यानी नासिका से शुरू होती है। श्वास कहाँ से अंदर जाएगी? अगर मैं आपसे पूछूँ आप श्वास कहाँ से लेते हो, मैंने आपको कई बार बता दिया है, तो हम श्वास लेते हैं लंग्स से, यानी फेफड़ों से। लेकिन जो श्वास अंदर जाने का पहला रास्ता है वो क्या है? नाक है। ठीक है, नाक को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है बाह्य नाक, एक होता है आंतरिक नाक। बाह्य नाक जो ये आपको दिखाई दे रहा है, एक उभारनुमा जो रचना है हमारे चेहरे पर, उसे नाक बोलते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, और आंतरिक नाक वो होती है जो इसके अंदर वाला भाग है, जहाँ पर क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं, जिन्हें बोलते हैं सिलिया। वो बाल किस काम आते हैं? वो मिट्टी धूल के जो कण होते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो मिट्टी धूल के कण हमारे श्वास के अंदर, हमारे लंग्स में जाते हैं, तो वो बाल उसे रोक लेते हैं। उसके अंदर भरा, नाक के अंदर जो आंतरिक नाक है, उसे नासिका कपाट भी बोलते हैं। उसमें म्यूकस नामक एक पदार्थ भरा रहता है, चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है। ठीक है, वो क्या करता है? उस जो मिट्टी धूल के कण है, जो वायुमंडल में हमारे कीटाणु वगैरह है, धूल मिट्टी के कण है, जब वो श्वास के साथ अंदर जाते हैं तो वो उसी में चिपक जाते हैं। यानी जो हमारी नाक है वो क्या करती है? वायु को शुद्ध करके अंदर ले जाती है। यानी वायुमंडल में जो भी गंदगी है, जो भी धूल मिट्टी के कण हमारे श्वास के साथ अंदर जाते हैं, वो उन्हें वहीं पर रोक लेती है। ठीक है, तो इसके बाद हमने पढ़ा था फेरिंग्स यानी ग्रसनी। ग्रसनी को मैंने बताया था नासिका के ठीक नीचे स्थित होती है ग्रसनी। ग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया था, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। यानी नेजोफेरिंग्स यानी नासाग्रसनी, ओरोफेरिंग्स यानी मुख ग्रसनी, और लैरिंजोफेरिंग्स यानी स्वर यंत्र ग्रसनी। नासाग्रसनी जो नाक के पीछे वाला भाग होता है, मुख ग्रसनी मुख के पीछे वाला भाग, और स्वर यंत्र यानी लैरिंजोफेरिंग्स
स्वर यंत्र के पीछे वाला भाग, ठीक है, वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स को हमने कंप्लीट कर लिया था और ट्रैकिया भी हमने शुरुआत कर दी थी ट्रैकिया की, ठीक है। अगर ट्रैकिया के बारे में थोड़ा सा मैं अभी और बता देती हूँ एक बार आपको, ठीक है। तो अभी हम जो ट्रैकिया है, मैंने आपको बताया था कि इस तरह की ये होती है श्वास प्रणाल, और इसमें इस तरह की जो रचनाएं होती है, ठीक है, ये इस तरह की सी के आकार की जो रचना होती है, ये क्या होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। ये हमारी श्वास प्रणाल को, हमारी श्वास नली को, हमारी ट्रैकिया को पिचकने नहीं देती, यानी मुड़ने नहीं देती, झुकने नहीं देती। अगर श्वास नली पिचक जाएगी तो श्वास आना बंद हो जाएगा, श्वास आना बंद हो जाएगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक स्तंभ का, एक पिलर का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हम मकान बनाते हैं तो उसमें पहले क्या करते हैं, चारों तरफ, चारों कोनों पर पिलर खड़े करते हैं, स्तंभ खड़े करते हैं, जिससे मकान की जो नींव है वो मजबूत हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह जो ये सी के आकार की जो रचनाएं हैं वो हमारी श्वास नली में स्तंभ का काम करती है, उसे झुकने नहीं देती, उसे पिचकने नहीं देती, इससे हमारी श्वास की प्रक्रिया अच्छे से चलती रहती है, ठीक है। तो ये हमने ट्रैकिया और क्या, फेरिंग्स और लैरिंग्स कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि इसका निर्माण 16 से 20 आकृति की उपास्थि के अपूर्ण छल्लों से होता है। यानी जो ये सी के आकार के छल्ले होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 16 से 20 के बराबर होती है। कितनी होती है, 16 से 20, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कार्टिलेज के उपास्थि के बने होते हैं सी के आकार के छल्ले, ठीक है। और क्या रह गया था इसमें थोड़ा बहुत, और वो भी बता देती हूँ, जो एक दूसरे के ऊपर स्थित होते हैं, ठीक है। इसकी जो नली होती है, नली की भीतरी सतह पर एक श्लेष्मिक झिल्ली होती है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। और ये रोम हमारे श्वास में जाने वाले धूल आदि के कणों को छानने का कार्य करते हैं, और ये रोम गले में फंसी गंदगी को, कफ के जो गंदगी होती है, कफ होती है, उसे बाहर की ओर धकेलते हैं। क्या करते हैं, जो इसमें रोम होते हैं इन छल्लों के, जो ये सी के आकार के छल्ले होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होती है, उसकी नली की भीतरी सतह पर श्लेष्मिक झिल्ली होती है, ठीक है। श्लेष्मिक झिल्ली में क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। रोम श्वास में पाए जाने वाले, श्वास में जाने वाले जो धूल मिट्टी के कण, बैक्टीरिया जो अंदर जाते हैं, ये रोम उन्हें वहीं पे रोक लेते हैं। और जो गंदगी होती है, जो कफ होता है हमारे गले में, जो कफ बन जाता है, चेस्ट में जो कफ बन जाता है, ये उसे अंदर नहीं जाने देते, बाहर की तरफ धकेलने का काम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि खांसी आती है, जब बहुत ज़्यादा कफ बन जाता है तो बलगम जो होता है वो बाहर की तरफ निकलता है ना ज़्यादा, तो ये अंदर से उसे धकेलने की कोशिश करते हैं। ये जो सी के आकार के छल्ले हैं, ये गंदगी को अंदर नहीं जाने देते। इसमें इनके अंदर क्या होती है, श्लेष्मिक झिल्ली होती है। वो झिल्ली क्या करती है, बाहर की ओर फेंकने की कोशिश करती है, उस बलगम को, उस कफ को बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये शुद्ध वायु को ही अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कुछ कमी आ जाती है इनमें, तभी जाके व्यक्ति बीमार होता है, ठीक है। तो ये हो गई थी हमारी ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसे मैं रफ कर देती हूँ। तो हमारे 4 कंप्लीट हो चुके थे लगभग। 5वें नंबर पे, पहले नंबर पे क्या था, एक बार मैं यहीं पे नोट डाउन कर देती हूँ सारे। पहले नंबर पर थी नासिका, दूसरे नंबर पर था हमारा ग्रसनी यानी फेरिंग्स, तीसरे नंबर पर लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र, चौथे नंबर पर श्वास नली यानी श्वास प्रणाली भी बोलते हैं इसे, और ट्रैकिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रैकिया भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और क्या हो गई, 5वें नंबर पे आ जाते हैं अब हम, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देती हूँ एक बार, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो यहीं पे लिख लेते हैं, श्वसन पथ में 5 नंबर चलेगा आज हमारा। 5 नंबर पे क्या आ जाता है, 4 नंबर होने के बाद, उसके बाद मैंने क्या बताया था कि ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है हमारी क्या, श्वास नली, ठीक है। और ये कब, कहाँ पे जाकर मिल जाती है, हमारे फेफड़ों में चली जाती है, दोनों फेफड़ों में चली जाती है, दाएं लंग्स में और बाएं लंग्स में, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फेफड़े। क्या पढ़ेंगे, लंग्स यानी फेफड़े। 5वें नंबर पर लंग्स, फेफड़े,
तो ये संख्या में कितने होते हैं आप सभी को पता है, 2 होते हैं। कुछ किस तरह के आकार के होते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है कि मुझसे पिक्चर नहीं आती बनानी। एक बार फिर से, जैसे ये हमारी वो है, तो कुछ इस तरह के होते हैं 2 लंग्स, दायां और बायां, ठीक है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। तो जो फेफड़े होते हैं, जब वो श्वास नली है, जो श्वास जा रही है वहाँ से, जो श्वास नली फिर 2 भागों में विभाजित हो जाती है और दोनों फेफड़ों में चली जाती है, यानी दाएं लंग्स में और बाएं लंग्स में, ठीक है। तो फेफड़ों के बारे में क्या लिखेंगे, सबसे पहले फेफड़ों के बारे में लिखेंगे कि यह हमारे श्वसन तंत्र का सबसे प्रमुख अंग होता है और संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, पता है ना आपको। और इनके बीच में बाईं तरफ क्या होता है, हृदय स्थित रहता है, यानी हमारा हार्ट स्थित रहता है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे, संख्या में तो मैंने 2 लिख ही दिया है कि संख्या में 2 होते हैं, ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बस ये लिख लेंगे कि ये श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग होते हैं और संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है दायां फेफड़ा, राइट लंग, और दूसरा होता है बायां फेफड़ा यानी लेफ्ट लंग्स। चलिए ठीक है, इतना तो आप सभी को पता है फेफड़ों के बारे में। और इनके बीच में जो हमारा हृदय होता है वो किस तरफ होता है, दाईं ओर होता है ना, इधर होता है ना दाईं ओर। तो इनके बीच में दाईं ओर क्या होता है, हमारा हार्ट यानी हमारा हृदय स्थित होता है। लिखेंगे इस पॉइंट को कि इनके बीच में दाईं ओर क्या होता है, हृदय स्थित रहता है। इसी में लिख लेंगे, इनके बीच में दाईं ओर हार्ट स्थित रहता है, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए इसे, फिर नेक्स्ट पेज लेंगे, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। ये आकार में कैसे होते हैं, शंख के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, शंख के आकार के, यहीं पे लिख देते हैं। ये आकार में शंख के आकार के होते हैं। शंख देखा है ना आप सभी ने, कैसा होता है शंख, तो फेफड़ों के जैसा ही होता है वो कुछ। तो ये आकार में कैसे होते हैं, शंख के आकार के होते हैं, शंख के आकार के होते हैं, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे, फिर नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इनका आकार कैसा होता है, शंख के जैसा होता है। जिनका जो शिखर होता है, यानी शिखर यानी ऊपर वाला भाग, ऊपर गर्दन की ओर तथा आधार डायफ्राम पर टिका रहता है। जो लंग्स है ये ऊपर गर्दन की ओर, और नीचे कहाँ पर, नीचे डायफ्राम पर टिका रहता है। और इनका आधार ऊपर की ओर, ये ऊपर की तरफ तो गर्दन की ओर, और नीचे इनका आधार कहीं पर, कहाँ पर टिका रहता है, डायफ्राम पर टिका रहता है, डायफ्राम पर टिका रहता है। डायफ्राम के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया था
कि जो डायफ्राम है वो हमारी श्वास की प्रक्रिया में उसका रोल कैसा होता है, 70% रोल श्वास की प्रक्रिया डायफ्राम के द्वारा ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं साइड हो जाती हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज लेंगे। चलिए, अब इसके बाद क्या लिखेंगे इसमें, जो ये मैंने बताया कि ये ऊपर से गर्दन की ओर और आधार कहाँ पर टिका रहता है इनका, डायफ्राम पर, और ये पसलियों द्वारा बने पिंजरे में स्थित होते हैं। यानी जो हमारी 24 पसलियाँ होती है, रिब्स होती है, ये उसमें स्थित होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यह नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ये, यानी जो फेफड़े है, फेफड़े ही लिख लेते हैं, फेफड़े पसलियों द्वारा स्थित जो हमारी रिब्स होती है, जो हमारी पसलियां होती है, उनमें उनके द्वारा बने पिंजरे में स्थित होते हैं। क्या होते हैं, ये फेफड़े पसलियों द्वारा बने पिंजरे, यानी 24 पसलियों का क्या बन जाता है, एक पिंजरा सा बन जाता है। तो ये पसलियों द्वारा बने पिंजरे में स्थित होते हैं, बने पिंजरे में स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर होते हैं स्थित, हमारी जो रिब्स होती है, हमारी जो पसलियाँ होती है, उनका एक पिंजरा सा बना रहता है, उसमें ये स्थित होते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फिर इसी में, ये क्या करते हैं, फुफ्फुस में अंदर हृदय की ओर क्या करते हैं, फुफ्फुस में अंदर हृदय की ओर फेफड़ों का मूल होता है। कहाँ पर होता है इनका मूल, फुफ्फुस में अंदर हृदय की ओर, फुफ्फुस में अंदर हृदय की ओर इनका मूल होता है। मूल यानी स्थिति यानी शुरुआत, मूल होता है, आधार होता है। ठीक है, नोट डाउन करेंगे फटाफट से। ये फुफ्फुस में अंदर की ओर हृदय की उसमें क्या होता है, हृदय की ओर फेफड़ों का मूल होता है। इसके बाद जिसके द्वारा प्रत्येक फेफड़े में फुफ्फुसीय ध्वनि, फुफ्फुसीय सिरा और लसिका वाहिनी तथा तंत्रिकाएं प्रवेश करती है। जिसके द्वारा प्रत्येक फेफड़े में, नोट डाउन करते हुए चलेंगे मेरे साथ ही, जिसके द्वारा प्रत्येक फेफड़े में, यानी दोनों लंग्स में, प्रत्येक फेफड़े में क्या क्या प्रवेश करती है, बताइए फटाफट से, क्या क्या प्रवेश करती है इसमें, हमारे लंग्स में जो प्रवेश करती है वो फुफ्फुसीय ध्वनि, फुफ्फुसीय सिरा और लसिका वाहिनियाँ। फुफ्फुसीय ध्वनि, फुफ्फुसीय सिरा, लसिका वाहिनियाँ और क्या करती है, और तंत्रिकाएं प्रवेश करती है, तंत्रिकाएं प्रवेश करती है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे, प्रवेश करती है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए फटाफट से। इसके बाद आगे देखेंगे तो ये हो जाते हैं हमारे लंग्स यानी फेफड़े। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, फेफड़ों में पहुंच जाती है जब ट्रैकिया दो भागों में विभाजित हो गई थी तो वो दोनों फेफड़ों में पहुंच गई थी, ये दोनों फेफड़ों में पहुंच गई थी इस तरह से। अब जब दोनों फेफड़ों में पहुंचने के बाद उसे क्या नाम दिया जाता है, श्वसनी या ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वसनी या ब्रोंकाई। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, 6 नंबर पे आ जाती है श्वसनी या ब्रोंकाई। चलिए लिखेंगे 6 नंबर पे ब्रोंकाई, या हिंदी में क्या बोलेंगे, श्वसनी बोलेंगे। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, नहीं, चलिए वाइट ही ले लेते हैं, फिर ब्लैक ले लेते हैं। चलिए लिखेंगे, जो श्वसनी होती है, जो ब्रोंकाई होती है, 6 नंबर पे जो श्वास जाती है यहाँ पर फेफड़ों में, तो वो कहाँ पर जाती है, फिर कहाँ किस में विभाजित हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ब्रोंकाई। तो जब श्वास प्रणाल 5वें थोरेसिक वर्टिब्रे के स्तर पर दाईं व बाईं 2 शाखाओं में विभाजित होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, प्राइमरी श्वसनिकाएं या प्राइमरी ब्रोंकियाई बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट कि श्वास नली या श्वास प्रणाल 5वें थोरेसिक वर्टिब्रे के स्तर पर, क्या लिखेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट कि श्वास प्रणाल यानी ट्रैकिया, श्वास प्रणाल यानी ट्रैकिया क्या करती है, जब जो ट्रैकिया है वो 5वें थोरेसिक वर्टिब्रे के स्तर पर, 5वें थोरेसिक वर्टिब्रे के स्तर पर क्या करती है, वर्टिब्रे के स्तर पर जब ये जो है श्वास प्रणाल 5वीं थोरेसिक वर्टिब्रे के स्तर पर दाईं व बाईं 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, दाईं व बाईं 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उन्हें प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उन्हें प्राइमरी ब्रोंकाई कहा जाता है। तो उन्हें प्राइमरी प्राइमरी श्वसनी या इंग्लिश में भी प्राइमरी ब्रोंकाई लिखेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई कहा जाता है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए इसे। क्या कहा जाता है उन्हें, जब वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है तो उन्हें कहा जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, दोनों दाईं और बाईं प्राइमरी जो श्वसनियां हैं वे प्रत्येक दाएं और बाएं फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। ये दाएं और बाएं फेफड़े में, दाएं व बाएं फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब जब ये ट्रैकिया 2 भागों में विभाजित हो जाती है तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं ब्रोंकाई यानी प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए आप लोग, मैं साइड हो जाती हूँ। ठीक है, और जब फिर ये क्या करती है, दोनों फेफड़ों में प्रवेश करती है। फेफड़ों में प्रवेश करते ही द्वितीयक और तृतीयक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है, यानी जो दाईं श्वसनी बाईं की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। जो ये पॉइंट नोट करके लिख लेंगे, दाईं श्वसनी दाईं
ब्रोंकाई बाईं की अपेक्षा छोटी होती है, बाईं की अपेक्षा छोटी होती है, छोटी होती है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए इसे। जो दाईं ब्रोंकाई है वो बाईं ब्रोंकाई की अपेक्षा कैसी होती है, छोटी होती है, और यह अधिकतर ट्रैकिया की सीध में होती है। कहाँ पर होती है, ट्रैकिया की सीध में। और बाईं श्वसनी दाईं की अपेक्षा लंबी होती है, बाईं जो श्वसनी है, बाईं जो ब्रोंकाई है वो दाईं की अपेक्षा लंबी होती है, और बाईं जो दाईं श्वसनी है वो बाईं की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। ठीक है, बाएं फेफड़े में प्रवेश करने के बाद ये दो शाखाओं में विभाजित होती है और फेफड़ों के ऊपर और नीचे वाले भाग में चली जाती है, जहाँ अनेक छोटी छोटी उपशाखाएं और श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ये अनेक छोटी छोटी शाखाओं और उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है तो इन्हें क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं बोलते हैं, यानी ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे। अभी इसमें एक क्लास और बनानी पड़ेगी क्योंकि ये इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, अभी इसे ब्रोंकाई तक ही रखते हैं और फिर ब्रोंकियोल्स और जो आगे का बचा हुआ भाग है, रिब्स है, उन्हें कंप्लीट करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप लोग इसे फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे और कल की क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे, खत्म करा देंगे। फिर इसके बाद इसके वन लाइनर क्वेश्चन लेके आएंगे। वन लाइनर क्वेश्चन लेके आएंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और आप वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक 5 मिनट का समय निकाल कर, बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का समय निकालिए और सिर्फ 5 मिनट में आप जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। मैं ये नहीं बोलती कि आप पूरा दिन इसी में लगे रहिए, नहीं, आप अपना काम कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, लेकिन 5 मिनट का समय हमें भी दे दीजिए और उसमें वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं डेली बोलती हूँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए, दिखाइए कि स्टूडेंट पावर क्या होती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।